नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनुपम मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी आपका भी। तो देखिए, बिहार की विधानसभा चुनावों का अगर हम जिक्र करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसका आपको हम सभी को इंतजार था। 2 चरणों में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट कास्ट किए जाएंगे और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 14 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित होना है। सबसे पहले तो 2 चरण जो है अनुपम जी, वहीं से बात शुरू करेंगे। पिछली बार 3 चरण थे, उससे पहले 15 में हमने देखा 5 चरण थे, तो चरण घटते जा रहे हैं। इस बार 2 चरण है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें 2015 का विधानसभा बिहार का चुनाव और उसके बाद 2020 का चुनाव और उसके बाद अब 2025 का चुनाव, 2015 में जिस तरीके से 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस वक्त जो मसला था वो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। बिहार में क्योंकि आयोग अगर इस चीज को देखता है, जैसे अगर आप देखें छत्तीसगढ़ की जब बात आती है या फिर ऐसे राज्यों की वहां पर बात आती है जहां पर की नक्सल एलिमेंट्स हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना या तमाम चीजें करना इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते थे तो काफी ज्यादा चरणों में चुनाव कराने पड़ते थे, 7 चरणों में, 8 चरणों में। तो लेकिन जिस तरीके से समय बदला तो चीजें यहां पर बदलती हुई नजर आई और 2015 में 5 चरणों में चुनाव के बाद 2020 में उनको 3 चरणों में किया गया। यानी कि एक फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी या बिहार को लेकर के एक जो परसेप्शन इमेज क्रिएट की हुई थी, जो चीजें यहां पर ग्राउंड पर नजर आती हैं, उनमें खासा बदलाव हुआ। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये जो फ्रेमवर्क हुआ या जो होमवर्क की एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुई है, बहुत बेहतर हुई है। और इसी का कारण है कि आप देखेंगे कि 2 चरणों में अब चुनाव करा करके चाहे फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना हो, चाहे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या शांतिपूर्ण तरीके से कैसे चुनाव संपन्न होगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके जरिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चीजों को देख चुका है कि किस तरह की सिचुएशन रहती है। लेकिन जाहिर तौर पर ये स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो इसमें कई और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात अनुपम जी आपने की। खासतौर पर आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक तौर पर जो चुनौतियां रहती थी, जो हम झारखंड के जो बॉर्डर सटी होती है वहां से थोड़ी सी ज्यादा चुनौतियां खासतौर पर स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग को होती थी, तो आप भी कह रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है अब बेहतर हुआ है, इसलिए 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं। लेकिन इस बार एक चीज हमने देखी, पिछली बार अनुपम जी आपको याद होगा अक्टूबर से चुनाव शुरू हुए थे और मिड नवंबर तक गए थे, और इस बार छठ जो है, छठ के बाद सभी पार्टियों ने यह चुनाव आयोग से कहा था कि छठ के बाद चुनाव कराए जाएं। इसको कैसे देखते हैं? और पूरा नवंबर में ही चुनाव हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि बिहार में आप जानते हैं कि जो छठ का पर्व होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। बिल्कुल। और देश दुनिया में इतने बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो चाहे नोएडा में नौकरी कर रहे हो, गाजियाबाद में नौकरी कर रहे हो, दिल्ली में नौकरी कर रहे हो, चाहे देश के किसी भी कोने में नौकरी कर रहे हो, तो वो ये चाहते हैं कि छठ का पर्व है तो या फिर मतदान का ही मौका हो तो वो अपने राज्य में आकर के अपने वोट को कास्ट करते हैं या अपने त्योहारों को अपने पर्व के अपने परिवार के लोगों के साथ मनाते हैं। ऐसा हमने पूर्व में भी कई जगह देखा है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये 6 तारीख और 11 तारीख और 14 तारीख, अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें सिर्फ वोट पड़ने से लेकर परिणाम आने तक, तो देखिए आप 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होगा और 14 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। यानी कि 8 से 9 दिन के अंदर सारी तस्वीर बिहार की यहां पर साफ हो जाएगी। बाकी जो प्रोसेस होगा चुनाव का वो अलग से चलेगा। तो इसी में आप समझ सकते हैं कि जब 6 तारीख को चुनाव पहले चरण का हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि 5 दिन है, यानी कि 11 तारीख को वोटिंग है, यानी 2 से 3 दिन के अंदर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना है या ऑफिसर्स की जो भी पेट्रोलिंग या तमाम चीज़ें अलग अलग एरिया में की जाएंगी, वो सारी चीज़ें इन्हें प्रोसेस वाइल चलती रहेंगी। ये इसीलिए आप देखिए इस बार जो है, चाहे ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति का मसला हो, चाहे ईवीएम पर जो कैंडिडेट्स के नेम आते हैं या उनकी फोटोज आती हैं उनको लेकर के बदलाव हो, या फिर तमाम जगह पर वोटर लिस्ट को लेकर के जो तमाम तरह की जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको लेकर के हो, तो काफी बदलाव भी इस बार देखने को मिलेंगे। और वाकई इस बार अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम सुन रहे थे अनुपम जी, तो और खासतौर पर अगर ज्ञानेश कुमार की हम बात करें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, थोड़ा सा शायराना अंदाज और जो फ्री मूड वाली बातचीत होती है वो करते हैं। और इस पूरे दौरान हमने देखा कि उन्होंने एसआईआर पे खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बातें की और देश की पिछले 2 ढाई 3 महीनों में जो सियासत रही है वो एसआईआर के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को आपने कैसे देखा और चुनाव में कितना बदलाव आएगा एसआईआर के बाद? देखिए विकास, क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, एक अच्छा अनुभव रखते हैं आप, तो आप इस बात को जानते हैं कि लोहे को जितना ज़्यादा आप गर्म करेंगे और उस पर जितना ज़्यादा आप हथौड़ा मारेंगे, फिर उसके बाद वो ढलता जाता है। जिस तरह से
ज्ञानेश कुमार के बारे में अगर एक बात कही जाए कि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के पिछले 6 महीने से जो सियासत गरमाई हुई है देश भर में, जिस तरीके से उन पर कटाक्ष हुए, उनके परिवार के लोगों तक को कटाक्ष में घसीटा गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अब अपना एक फ्रेमवर्क, अपने आसपास एक आवरण तैयार कर लिया है। वो जानते हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं उनमें उनको किस तरीके से अपने आप को एज ए सीईओ, एज ए भूमिका के तौर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में उनको निभाना है। तो यहाँ पर अब एसआईआर के तौर पर चुनाव आयोग की भी परीक्षा है। बिहार में किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एलिगेशंस या पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप देश भर में इन सब मसलों पर लगते रहते हैं। और हो सकता है कि चुनाव वाले दिन भी जब मतदान हो रहा हो तब ये कहा जाए कि इतने लोगों के वोट नहीं है, इतने लोगों के वोट हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए कई चरणों में जब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम होता है तो बाकायदा लेयर प्रोसेस होता है उसका, और उस लेयर प्रोसेस में एसआईआर या तमाम चीजें जो बिहार में की गई हैं उनका एक रिजल्ट कहा जाए या उनकी एक सच्चाई या कहा जाए, ये सारी चीजें चुनाव जिस दिन होगा, वोट जिस दिन कास्ट किए जाएंगे उस दिन भी वो सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन ज्ञानेश कुमार का जो अंदाज है वो ये चाहते हैं कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में इस बिहार के चुनाव को कराया जाए, और साथ ही साथ जो ये बेसिकली अगर माना जाए तो चुनाव जो है, हम लोग लगातार बचपन से इस बात को देखते हुए आए हैं कि मतदान जो है एक पर्व की तरह है, महापर्व की तरह है। जिस तरीके से अगर छठ होता है उसको एक हम पर्व के तौर पर देखते हैं, ऐसे ही मतदान एक महापर्व, एक उत्सव है, और इस उत्सव में हर किसी को अपनी भागीदारी देनी होती है, क्योंकि आप वो सरकार चुन रहे होते हैं जो आपके राज्य में 5 साल विकास की एक रूपरेखा को तैयार करें। बिल्कुल अनुपम जी, आपने सही कहा, क्योंकि जब भी बतौर पत्रकार आप या हम वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं तो ज्ञानेश कुमार जी की जो सवाल लेना और उसको फिर कैसे काउंटर करना है बहुत हेल्दी तरीके से, और ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ जवाब है, बल्कि वो पूरी संतुष्टि जब तक किसी सवाल की नहीं हो जाती तब तक जवाब देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें रही, और आपने कहा भी कि देखिए सबसे पहले लोक आस्था का महापर्व छठ है और उसके बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है। लेकिन 2-3 सवाल मेरे और रहेंगे कि हमने देखा बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें जाति का मुद्दा बहुत इंपैक्ट करता है इस चुनाव को, और 14 लाख न्यू वोटर्स हैं। कहते हैं कि युवा का उल्टा हम वायु करते हैं तो वायु की तीव्रता से जो चलता है वो चुनाव को बदलता है, और 14 लाख ऐसे न्यू वोटर्स हैं। कैसे इन न्यू वोटर्स को और जाति वाले फैक्टर देखिए, जिस तरीके से आपने देखा नेपाल में हालिया तौर पर जेनजी का प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद जिस तरीके की उनके अप्रोच है, सोशल मीडिया का दौर है, चीजें कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाती हैं, तो ऐसे में चीजों को छुपाना भी आसान नहीं होगा। तो 14 लाख नए मतदाता हैं, वो एक रोड मैप तैयार जरूर करेंगे, क्योंकि वो कहाँ विजन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी के फेस में, या फिर बिहार में सम्राट चौधरी के फेस में, या फिर तेजस्वी यादव के फेस में, लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी छवि है उससे क्या तेजस्वी या उनका परिवार निकल करके वो चीजें जो लेकर के एक परसेप्शन क्रिएट किया है। रोजगार का मुद्दा कितना बिहार में बयार ला पाएगा, कितना लोगों के दिलों में जगह बना पाएगा, यूथ को चाहिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो क्या तेजस्वी यादव उन सबको ग्रैस्प कर पाएंगे? ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाले हैं इस बार बिहार के चुनाव। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज 6 तारीख है और 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना, यानी पूरा 1 महीना है। पार्टियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत कम समय अब रह गया है। आज से आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है प्रदेश में। 1 महीने का समय किसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, कैसे देखते हैं आप चुनाव के लिए? जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आप ये जानते हैं कि राजनीतिक दल जो है चुनाव के आने से पहले, भले ही उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, लेकिन 2025 से ही अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। जोड़ तोड़ का खेल, जाति का गणित बनाने का सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है, और इसी का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना माइंड गेम पूरी तरह से तैयार करके बैठी हुई हैं कि किस सीट पर कितने जातिगत मतदाता किस कास्ट के हैं, क्या है, कौन सा कैंडिडेट ठीक रहेगा। अब बस चीज़ों को फाइनलाइज है, क्योंकि अब चुनाव का ऐलान हो गया है, और मुझे लगता है कि अब 72 से 96 घंटे के अंदर आपको राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे कि वो कब अपनी पहली लिस्ट जारी कर रहे हैं, या कब उनके मतदाता, हो सकता है कि छठ पर्व तक का इंतजार किया जाए, या छठ पर्व से पहले ही कुछ लिस्ट जो है सामने आ जाए और कुछ नाम सामने आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में कितना नुकसान किसको पहुंचाएंगे। क्या प्रशांत किशोर एक भूमिका में नजर आ सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर का जो गेम प्लान है वो गेम प्लान कोई भी तोड़ सकता है? क्या होगा एंड में? क्या प्रशांत किशोर किसी तरह से वाकई ये तो बहुत बहुत बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में है कि क्या होगा। लेकिन बहुत चलते चलते एक आखिरी कुछ अपील जो आप वोटर्स से करना चाहते हो अनुपम जी, बहुत जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह वोटर से ये है कि अपने घरों से निकलें, मतदान केंद्रों पर जाएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि मौसम की करवटें ही आंधियां लाती हैं, यूं ही आसमां बेवक्त रोता नहीं, तूफानों से तो तस्वीर अपने आप बदल जाती है। अब वक्त है राजनीतिक दलों के लिए हालात को बदलने का। निश्चित तौर पर तो देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, 6 और 11
11 को वोटिंग होनी है। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि जिस तरह से आप लोक आस्था के महापर्व छठ में जिस तरह से भागीदारी देते हैं, देश के किसी भी कोने से या विदेश में भी होते हैं तब भी बिहार पहुंचते हैं, ऐसी ही भागीदारी जो है आपकी लोकतंत्र के महापर्व में भी रहे। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।